हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ रे ऑप्टिक्स चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अकेले चैप्टर से आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेकर के आया हूँ। मैं हूँ अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और हम लोग इसका फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। 1 घंटा भी शायद नहीं लगेगा, इसलिए मैं मैटर पहले से तैयार करके रखा हूँ ताकि आपका रिवीजन फास्ट कर सकूँ और फास्ट करा सकूँ, और जो है आपका थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। तो चलो बच्चों, अपन तैयार हो जाते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं रिवीजन इस चैप्टर का। ये हमारा एक तरह से शॉर्ट नोट है जो वन शॉट की तरह हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला चीज है वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण आई है ना, इस सतह से टकराने के बाद वापस जो है उसी माध्यम में लौट गई, यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, फटाफट समझेंगे ये दो नियम कौन से हैं। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, यानी दोनों कोण का मान एक दूसरे के बराबर होगा। और दूसरा जो होता है इस परावर्तन का जो नियम होता है दूसरा, कि आपतित किरण है ना, उसके बाद परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ओके, प्रकाश का परावर्तन में खास बात आपको एक ये ध्यान रखना है कि कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि परावर्तन का जो नियम है वो केवल सपाट सतह पर ही वैलिड है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वक्र चिकने सतह के लिए भी ये नियम जो है वैलिड है। ओके बच्चों, चलिए इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा वक्र सतह है, इस वक्र सतह पर ये आपतित किरण हो गया, ये हमारा परावर्तित किरण हो गया। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ भी प्रकाश का परावर्तन का नियम लगेगा। ओके, उसी प्रकार जब आप यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ भी ये वक्र सतह है ना, ये वक्र सतह है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो पॉलिश किया हुआ है, और अंदर वाला जो हिस्सा है वो जो है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी वहाँ वो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। और ये रहा आपका आपतित किरण। ये आपतित किरण जितना एंगल नॉर्मल के साथ यहाँ बनेगा, उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ यहाँ भी बनेगा, यानी जो है हमारा परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगा, यानी आई और आर एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ भी समतल दर्पण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण को जब हम लोग समझने के लिए आएंगे, यानी प्लेन मिरर को समझना चाहते हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि प्लेन मिरर को अपन फेस मिरर भी कहते हैं, है ना। अपन लोग सुबह सुबह उठते हैं तो चेहरा इसी में देखते हैं, तो प्लेन मिरर जो है ये फेस मिरर भी है। इसके बाद जब हम लोग दूसरा चीज चलते हैं इसमें, तो इसका जो परावर्तक सतह होता है ना, इसका जो परावर्तक सतह होता है समतल दर्पण का, वो सपाट होता है, यानी फ्लैट होता है। ओके, इस कारण से इसका वक्रता त्रिज्या ये जो होता है ये अनंत होता है, और इसकी फोकस दूरी भी जो होती है वो क्या होती है, अनंत। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारी चीजें हैं। इसमें वस्तु जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी u और v एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। उस प्रकार से वस्तु की जो ऊंचाई होती है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं, किसमें, समतल दर्पण में। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो आवर्धन होता है, यानी आवर्धन m, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वो चूंकि बराबर है, दोनों ऊंचाई बराबर है, तो m का मान जो होगा वो 1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समतल दर्पण के सामने में लेफ्ट हैंड को रखोगे तो आपको फील होगा राइट हैंड, और अगर आप राइट हैंड को रखोगे तो आपको फील होगा लेफ्ट हैंड। उसी तरह से जो लेफ्ट आई है वो आपको समतल दर्पण में राइट आई की तरह दिखेगी, जो राइट आई है वो लेफ्ट आई की तरह दिखेगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी लेटरली इन्वर्टेड।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर वस्तु वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, और अगर वस्तु काल्पनिक है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा। क्या क्लियर है? तो ये सारा जो हमने प्रॉपर्टी बताया, ये समतल दर्पण के रिगार्डिंग बताया, और एग्जाम में एक सवाल हो सकता है इससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या से भी एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। सबसे पहला चीज ये जान लीजिए कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखा जाएगा और कोई वस्तु उनके बीच में हो, तब उस वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरा जो हमारा पॉइंट ये है कि अगर कोई दर्पण एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, ये देखिए, और उनके बीच में एक वस्तु रखा हुआ हो, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा उस वस्तु का कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहला काम ये है कि जितना भी थीटा कोण आपको दिया रहेगा उतना से आप 360 को डिवाइड कर देना। ओके, 360 से डिवाइड करने के बाद x की कुछ वैल्यू आएगी। ओके ना? अब देखना कि जो x की वैल्यू है वो सम संख्या आया या विषम संख्या आया। अगर सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करना कि उसमें से x में से 1 को घटा देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि दो दर्पण है और दोनों दर्पण एक दूसरे पे लंबवत रखे गए हैं, इसका मतलब उनके बीच का कोण हो गया 90 डिग्री। अब वस्तु मान लीजिए यहाँ रखा, अब अपन जानना चाहते हैं कि इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 360 में सबसे पहले 90 से डिवाइड करके x फाइंड आउट करेंगे। तो 90 जो है 360 को 4 टाइम्स में काटेगा, यानी x बराबर 4 आ गया। अब 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो जब सम संख्या हो जाए तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना हो तो सम संख्या में से 1 घटा देंगे, यानी 4 में से 1 घटा देंगे यानी 3, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो टोटल 3 बनेगा। क्या क्लियर है? लेकिन यही केस अगर ऐसा मान लीजिए कि दो मिरर है और उनके बीच का जो कोण है, उनके बीच का कोण 72 डिग्री है, ऐसा है, तो अब पता करना हो कि इसके बीच में रखी किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पे अब जब आप देखोगे तो आप क्या करोगे, 360 में 72 से डिवाइड दोगे तो ये कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी x का मान 5 आया। 5 कौन सी संख्या है? विषम। जैसे ही 5 विषम संख्या है तब आपको घटाने की जरूरत नहीं है, प्रतिबिंब जो हो जाएगा वो x के बराबर हो जाएगा, यानी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुल 5 बनेगा। क्या आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो रिलेटेड है बाबू, वो रिलेटेड है प्रतिबिंब देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही हूं, और मैं अगर अपना प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, तो मैं कितनी ऊंचाई का, कम से कम कितनी ऊंचाई का मिरर बाजार से खरीदूं कि मैं पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख सकूं। तो सपोज अगर मेरी हाइट 6 फीट है, अगर मेरी हाइट 6 फीट है तो मुझे 3 फीट के मिरर से पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे देगा, यानी कि जो भी आदमी का हाइट होगा उसके हाइट को 2 से भागा कर देंगे, यानी h/2 कर देंगे, तो वो हमारा मिरर का हाइट हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विचलन कोण। विचलन कोण को सबसे पहले डेल्टा से सूचित करते हैं, ये जान लीजिए। और विचलन कोण कहने का मतलब क्या होता है, जो भी प्रकाश की किरण का प्रारंभिक पथ होगा और जो फाइनल पाथ होगा उनके बीच में बनने वाला कोण। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकाश की आपतित किरण ये आ रही है, लेकिन इस परावर्तक सतह के कारण जो किरण है वो ऐसे लौट गई, है ना। लौटने के कारण क्या हुआ, ये जो प्रकाश की किरण है ये कैसे आती, तो ये ऐसे आती, लेकिन लौटी कैसे? ऐसे, यानी ये वाला जो कोण बना, यही कोण आपका विचलन कोण यानी डेल्टा कहलाता है। अब अगर आपको ये डेल्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, ये पूरा कोण 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री।
इस 180 डिग्री में से ये वाला आई और आर को घटा देना है, पहले जोड़ना है। आई और आर को पहले जोड़ लो, जोड़ करके 180 में से माइनस कर दो, तो ये आपको डेल्टा पता चल जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आई और आर बराबर है तो आर के जगह जब आप आई रख दोगे तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i, यानी कि डेल्टा जो हो जाएगा वो आपका 180 डिग्री माइनस का 2i के बराबर होगा। क्या क्लियर है? अब अगर मैं आपको इस बेसिस पे एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ये हमारा मिरर है और मिरर पे ये रहा आपतित किरण, है ना, और ये जो है हमारा 30 डिग्री का आपतन कोण है, यानी आई का मान 30 डिग्री है, आई जो है 30 डिग्री है। ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ विचलन कोण कितना होगा, तो अपन फटाक से निकाल लेंगे। 180 डिग्री में से 2 गुना आई, आई का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा विचलन कोण का मान। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्लियर है? कभी कभी जो है एक इसमें एक स्पेशल टाइप है, उस स्पेशल टाइप का ये समझिए। उस स्पेशल टाइप को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब अभिलंब के अनुदिश जो है आपतित किरण जो है वो गिर रही है, तो ये हो गया इसका अभिलंब। ध्यान से देखिए, ये अभिलंब है और आपतित किरण ऐसे ही गिरी, तो जब ऐसे गिरेगी तो परावर्तित भी उसी रास्ते से हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो आई का मान 0 होगा, क्योंकि आई क्या होता है, आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है ना। अब ऐसा समझिए कि अगर आपतित किरण अभिलंब के ही अनुदिश है तो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और परावर्तन के नियम से हमारा आई और आर बराबर होता है, तो आई 0 है तो आर भी 0 होगा। दूसरा, आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि जो प्रकाश की किरण है वो वापस अपने रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से लौट गई, है ना। तो इस केस में आई का मान चूंकि 0 है तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि डेल्टा बराबर में 180 माइनस का 2i और आई है 0, तो डेल्टा कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या क्लियर है? अगला जो टॉपिक है प्रतिबिंब का वेग। हालांकि इस पे तो बिहार बोर्ड बहुत कम सवाल पूछा है और पहले पूछता था, फिर भी मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड कर दिया है ताकि अगर बाय द वे एक क्वेश्चन बन जाए प्रतिबिंब के वेग से रिलेटेड तो आप इसको मिस करके नहीं आओ। सबसे पहला सिचुएशन ये देखना है कि जो हमारा समतल दर्पण है इसको हमने फिक्स रखा है। अगर समतल दर्पण को फिक्स रखा है और वस्तु का वेग समतल दर्पण के समांतर हो और मान लीजिए वीओ हो, तो प्रतिबिंब का वेग अगर वी आई है तो दोनों का वेग एक दूसरे के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड से जाएगी तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड से ही जाएगी। क्या क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा है, इसमें मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, मिरर तो फिर से फिक्स है अपना, देख लीजिए मिरर फिक्स है। अब जो हमारा आपतित किरण है, अब जो हमारा वस्तु है उसकी जो गति की दिशा है वो हमारे मिरर के परावर्तक सतह के लंबवत है। देखिए कैसे है, ऐसे है, इस तरफ है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो इस तरफ होगा उल्टी दिशा में, और वैल्यू जो होगा वो समान होगा, यानी जितना वीओ होगा उतना ही वी आई होगा, बट दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। इसलिए यहाँ पे हमने जो साइन लगाया है वो माइनस साइन यूज किया है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट दिशा उल्टी हो जाएगी। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो सिचुएशन है इसमें हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव नहीं करा रहे, किसको मूव करा रहे हैं, मिरर को। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब मिरर को आप मूव कराओगे और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो ध्यान रहे कि इमेज में कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, 0। क्या क्लियर है? और लास्ट चीज ये है कि मिरर को हम लोग मूव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ है जो कि फिक्स्ड है, तो उस केस में जो हमारा इमेज होगा, ये इमेज उसका जो वेग होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, जो वेग होगा इमेज का वो मिरर के वेग का डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिरर इधर की तरफ 4 मीटर प्रति सेकेंड से जाएगी तो इस रुकी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना 2 यानी 8 मीटर प्रति सेकेंड से इधर की ओर जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हमारा गोलीय दर्पण। अब हम लोग समतल दर्पण से आ गए हैं गोलीय दर्पण के पास।
तो गोलीय दर्पण में ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। कैसे पता करेंगे? तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ रहता है। क्लियर है? चलिए, अब पहला रिलेशन इसका क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। ये जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर में r/2। इसका मतलब r जो होगा वो 2f के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और कहा कि फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर किसी हमारे पास मान लीजिए उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। जब वक्रता त्रिज्या निकालने बोले तो डबल कर दीजिए फोकल लेंथ का, और जब फोकल लेंथ निकालने बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या का आधा कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u। f जो है वो फोकल लेंथ है यानी फोकस दूरी, v जो है वो प्रतिबिंब दूरी है, और u जो है वो वस्तु दूरी है। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं चिन्ह परिपाटी। वैसे तो चिन्ह परिपाटी के लिए दो नियम है, दो मेथड है, बट मैं ये दूसरा मेथड मैंने यूज किया है। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस x का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और प्लस y का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। क्या क्लियर है? तो नेगेटिव x जो होगा वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव y जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। बस यही बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो पोल है इसको आपको ओरिजिन मान के चलना है। क्या क्लियर है? तो ये देखिए, ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर, यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर क्या हो गया? प्लस हो गया, और मुख्य अक्ष के नीचे माइनस, है ना। अब पोल के लेफ्ट क्या हो गया? माइनस, पोल के राइट क्या हो गया? प्लस। चलिए अब अगला चलते हैं, आवर्धन। आवर्धन किसको कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। अनुपात मतलब यहाँ बीच में जो है, यहाँ पे बीच में आपका डंडा रहेगा। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? HI/HO। ये किसके बराबर हो जाएगा? HI/HO। ठीक है, अगला है हमारा आवर्धन का सूत्र। तो HI/HO के ही हेल्प से हम लोग आवर्धन का सूत्र ज्ञात करते हैं, और दर्पण के केस में ये जो सूत्र होता है m बराबर में -v/u। दूसरा फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वो आता है f/f-u, और तीसरा फॉर्मूला जो आता है वो आता है f-v/f। क्या क्लियर है? तो बच्चों अभी तक आप आवर्धन तक पहुंच गए हैं, गोलीय दर्पण तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अवतल दर्पण के लिए स्पेशल केस में, कंडीशन वाइज। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान m का मान 1 भी होता है, 1 से कम भी होता है, 1 से ज्यादा भी होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि आवर्धन का मान 1 कब होता है, तो आपको बता देना है अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 तब होगा जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है बेटा। नेक्स्ट हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा 1 से कम होगा। ओके, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब आप वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब की बात करेंगे तब m नेगेटिव होगा, और जब आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब की बात करेंगे तब m पॉजिटिव होगा। तो चूंकि ये वन शॉट क्लास है, इसमें मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपकी नज़र एकदम बिल्कुल स्क्रीन पे रहनी चाहिए, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल फोकस करके रखिए। ओके, इसमें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीखना है और ज़्यादा चीज़ें हमसे कैप्चर करना है। ओके, अब अगला चीज़ आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कौन कौन करता है? सबसे पहले दांत वाला डॉक्टर करता है, ENT वाले डॉक्टर करते हैं, शेविंग मिरर जहाँ पे आप दाढ़ी बनाने जाते हो वो वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में होता है, सर्च लाइट में होता है, मोटर कार के हेडलाइट में होता है, और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। और इसी तरह से जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है? सबसे पहले गाड़ी के साइड मिरर में, ओके, जिसको हम लोग रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का। शॉपिंग मॉल में एक साथ बहुत सारे एरिया को कवर करने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है।
एक और चीज जो आपको नोट करने वाली चीजें ध्यान देनी है, वो क्या देनी है कि जो हमारा ये उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात ध्यान रखना है। अवतल में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है। तो अवतल में ये सब कुछ होता है, लेकिन उत्तल में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला, अवतल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा और काल्पनिक एवं सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। ओके ओके बच्चों, इस बात को भी ध्यान देना है। अगला, जब अवतल दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस बात का याद रखना है। जब अवतल दर्पण को पानी में डुबोएंगे तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम लोग जो है परावर्तन वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग यहां से नेक्स्ट पार्ट में आ गए, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए जब अपन चलेंगे तो सबसे पहले अपने पास एक मीडियम इंटरफेस होगा जो दो मीडियम को अलग करने का काम करेगा, मीडियम 1 और मीडियम 2। ओके, ये हमारी आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण होगी, ध्यान रखना है। ये वाला जो कोण आप देख रहे हो जो अभिलंब के साथ बनेगा ये आपतन कोण, और ये वाला जो यहाँ पे आर देख रहे हो ये अपवर्तन कोण। ओके, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, कहां से कहां, विरल से सघन। विरल का माध्यम कहने का मतलब ये हुआ, मैं आगे बताऊंगा कि म्यू का मान विरल में कम होता है और सघन में म्यू का मान ज्यादा होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ध्यान रखना है। यानी कि अगर मान लीजिए ऊपर है विरल, रेयर मीडियम है, और नीचे सघन है, डेंसर है, और प्रकाश की किरण ऐसे गिरी तो ये है आपका अभिलंब। तो अभिलंब ये हो गया, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है। और जब सघन से आप विरल में जाओगे, सघन से विरल में, तो ये उल्टा हो जाएगा। यानी अगर आप डेंसर से रेयरर में जाओगे तो मान लीजिए लाइट की रे ऐसे आ रही है और ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, और जो इसमें एक और चीज है लास्ट, है ना, अपवर्तन में जानने के लिए, कि इसमें नॉर्मल इंसिडेंस अगर हो, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब अभिलंब के अनुदिश आपतन, ओके, तब रिफ्रैक्शन नहीं होता और उस केस में आई और आर का मान दोनों शून्य होता है। अगला जो टर्म है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि प्रकाशीय घनत्व। प्रकाशीय घनत्व जो होता है वो समानुपाती होता है अपवर्तनांक के, यानी म्यू के। यानी म्यू का मान अगर ज्यादा होगा इसका मतलब प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होगी, ठीक है। और प्रकाशीय घनत्व ज्यादा मतलब प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ज्यादा। तो कहने का मतलब अगर हमारा माध्यम सघन है तो वहां पे म्यू ज्यादा होगा, और अगर माध्यम विरल है तो वहां पे जो म्यू होगा वो कम होगा। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको कि म्यू से सूचित करते हैं, वो क्या होता है, तो सर वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। ओके, अनुपात होता है बेटा ये। तो यानी म्यू बराबर क्या हो जाता है, म्यू बराबर हो जाता है सी अपॉन में वी। क्या क्लियर है, सी अपॉन में वी। सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जो कि सबसे अधिक होती है, और वो कितने के बराबर होती है, 3 गुनी 10 की पावर 8। दूसरा, म्यू के बारे में खास इंफॉर्मेशन ये कि वो मात्रकहीन होता है और विमाहीन, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो आगे है वो है ये कि हवा या निर्वात के लिए म्यू का मान 1 होता है, पानी के लिए म्यू का मान 4/3 या 1.33, और कांच के लिए म्यू का मान 3/2 और या फिर कह सकते हो 1.5। अगर आपको हवा और पानी में तुलना कराए और पूछे कि कौन विरल है, तो आप जिसका म्यू का मान कम होगा बोलेंगे वो विरल है, और जिसका म्यू का मान ज्यादा होगा बोलेंगे वो सघन है। क्या क्लियर है, यानी हवा और पानी में हवा विरल है और पानी सघन है। पानी और कांच में पानी विरल है
और कांच सघन है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सिंपल ऐसा है, इसको देखिए कि 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक अगर लिखना हो तो उसको लिखने का माध्यम 2 के सापेक्ष नहीं, सॉरी, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर लिखना हो तो उसको लिखने का ये तरीका है 1 म्यू 2। तो 1 म्यू 2 मतलब म्यू 2 बटा में म्यू 1, और ये कितने के बराबर हो जाता है, v1 बाय v2, याद रखना है। उसी तरह अगर माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछा जाए तो उसको लिखने का तरीका होता है μ1 बटा में μ2, ओके, जो कि v2 बटा में v1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 μ2 बराबर होगा 1 बटा में 2 μ1 के। क्या क्लियर है बच्चों? चलिए अब अगला चलते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य माध्यम में। तो माध्यम में जब अपन बात करेंगे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की, तो लेमडा मीडियम में जो होता है वो लेमडा वैक्यूम बटा में म्यू के बराबर होता है, या लेमडा हवा बटा में म्यू के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब अगर ये हुआ कि कोई प्रकाश की किरण हवा से अगर कांच में चला गया तो अपन जानते हैं कि कांच का म्यू ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, हवा की तुलना में। तो म्यू अगर ज्यादा हो जाएगा तो लेमडा जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसका मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे, विरल से सघन में गए तो लेमडा जो होगा वो घट जाएगा, और सघन से विरल में जाएंगे उल्टा, सघन से विरल में जाएंगे तो लेमडा बढ़ जाएगा, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या हो सकता है। पहला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, समान रहेगा। फेज जो है लाइट का वो भी चेंज नहीं होगा, बट स्पीड और वेवलेंथ, स्पीड मतलब चाल और वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य, ये दोनों बदल जाएंगे। क्या क्लियर है? ये दोनों चेंज होंगे, ओके। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए तो क्या होगा। तो मैंने अभी बताया सघन में जाएगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, घटेगा। ये देखिए घट रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि v बराबर में एफ लेमडा, आवृत्ति, एफ यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये समान रहता है, ये नहीं बदलता है, और लेमडा घट रहा है तो v भी क्या होगा, घटेगा, यानी स्पीड भी घटेगा। और इसका उल्टा चलिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो लेमडा बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगा। सो अब हम लोग घूमते फिरते कहाँ आ गए हैं, स्नेल के नियम पे। तो स्नेल का नियम जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अंतर्गत आता है। इसको प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं। और इसमें सीधा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा ना तो आप स्नेल का नियम का उपयोग करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल बनाने के टाइम ही क्यों ना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए म्यू अपवर्तनांक है माध्यम का, और उस माध्यम में आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण थीटा है। तो ये नियम क्या कहता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश के किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण की जिया यानी साइन थीटा, इन दोनों का जो गुना होता है, गुणज होता है, वो कांस्टेंट यानी अचर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होगा, ओके। अगर ऐसा है तो इस स्थिति में आप यहाँ पे देखिए इस नियम का उपयोग करना कि अगर ये माध्यम 1 है जिसका अपवर्तनांक है μ1, और ये माध्यम 2 है जिसका अपवर्तनांक है μ2, ओके, तो इस माध्यम का जो आपतन कोण है, इस माध्यम में जो आपतन कोण है वो I है, और जो अपवर्तन कोण है वो R है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ये वाला μ1 गुना में साइन I बराबर μ2 गुना में साइन R। क्या क्लियर है? ये स्नेल के नियम से लिखेंगे, और फिर साइन I बटा साइन R ये किसके बराबर हो जाएगा, μ2 बटा में μ1, ओके। चलिए अब अगला चीज यहाँ पे क्या देख लेते हैं, विरल माध्यम में म्यू कम होता है तो लाइट जो होती है स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, और सघन माध्यम में म्यू ज्यादा होता है तो स्पीड जो होती है लाइट की वो कम होती है। कैसे, v बराबर में
सी बटा म्यू के फॉर्मूला से। म्यू ज्यादा होगा तो भी कम होगा, और म्यू कम होगा तो भी ज्यादा होगा। क्या क्लियर है? तो बच्चों अब हम लोग चल चुके हैं समतल सतह से अपवर्तन के पास। समतल सतह से अपवर्तन, ये देखिए ये आपका एक समतल सतह है जो दो माध्यम को सेपरेट करके रखा हुआ है। बाउंड्री आप बोल सकते हो इसको, मीडियम बाउंड्री या बाउंड्री इंटरफेस। वस्तु यहाँ पे है, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो किस माध्यम में है, तो आप नोट करेंगे वो μ2 में है, और वस्तु जो है वो μ1 में है। ओके, उस ऑब्जर्वर को ये वस्तु जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वस्तु का जो आभासी गहराई है वो v है, और ये वस्तु का जो वास्तविक गहराई है वो u है। ओके, चलिए, तो इस हिसाब से जो हम लोग जब इसको डेरिवेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है μ1 बटा में u, यानी μ1 बटा में u बराबर में μ2 अपॉन में v, यानी μ2 आपका ये हुआ अपॉन में v। ये μ1 बटा में u बराबर में μ2 अपॉन में v। याद रखना है μ1 ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है वहां का अपवर्तनांक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है, और μ2 ऑब्जर्वर का। ओके, u जो है यहाँ पे वास्तविक गहराई है, और v जो है ये आभासी गहराई है। ओके, अब इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या, जब वस्तु हमारा सघन माध्यम में हो, ओके, और प्रेक्षक जो है यानी ऑब्जर्वर वो विरल माध्यम, मान लेते हैं हवा, यानी जिसका म्यू का मान 1 होता है, उसमें हो, तब उसको आभासी गहराई जो उस वस्तु की दिखाई देगी। कहने का मतलब, मान लीजिए ये पानी है, इस पानी के अंदर में बॉटम में यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसको, तो उस ऑब्जर्वर को ये कॉइन वहां नहीं दिखाई देके बल्कि यहाँ दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ वस्तु है और यहाँ उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ये उसकी हो जाएगी आभासी गहराई, ये हो जाएगी वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई को कैपिटल H लिखेंगे, आभासी को स्मॉल h, यानी ये कहलाएगा तुम्हारा स्मॉल h। और यह वस्तु से जो प्रतिबिंब की तरफ शिफ्ट होगा इसको S बोलेंगे, शिफ्ट। क्या क्लियर है? तो बच्चों इसको बोलेंगे अपन लोग शिफ्ट बोलेंगे, ये कहलाएगा शिफ्ट। ये इतना शिफ्ट हो गया है ना। तो जो ये हमारा जब आभासी गहराई निकालोगे ना आप, ये छोटी h ये जब निकालोगे तो ये किसके बराबर लिखोगे, बड़ी h अपॉन में इस पानी का या कोई भी लिक्विड होगा उस लिक्विड का अपवर्तनांक, यानी h बटा में म्यू। जब आप शिफ्ट निकालने जाओगे तो शिफ्ट बराबर में कैसे निकालोगे शिफ्ट, तो ध्यान से देखो, जब आप शिफ्ट निकालने जाओगे तो आपको क्या था, वस्तु यहाँ था, दिख यहाँ रहा था, यानी ये शिफ्ट हुआ। तो जो ये वस्तु की जो गहराई थी, ये मान लीजिए लिक्विड का अपर लेवल है, तो वस्तु की गहराई मान लीजिए h थी, और दिख यहाँ रहा है ये छोटी h, तो बड़ी h में से छोटी h घटा दोगे तो आपको शिफ्ट पता चल जाएगा, जो कि इतने के बराबर होगा। ओके, ये आपको याद करना है। अगला जो है हमारा वस्तु विरल माध्यम में है, ठीक है ना, मान लेते हैं हवा में। ओके, और प्रेक्षक जो है वो सघन माध्यम में है, मान लेते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपन गए हैं तैरने, अपन है लिक्विड में और वस्तु यहाँ है, तो जब वस्तु यहाँ है तो इस फ्री सरफेस से इसकी जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी मान लीजिए h, ये वास्तविक ऊंचाई हुआ, और अपन देख यहाँ से रहे, तो ये वस्तु जो है यहाँ नहीं दिखाई देगा बल्कि इससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो ये इसकी जो हो जाएगी आभासी ऊंचाई हो जाएगी, जिसको छोटी h बोलेंगे। और ये जो शिफ्ट हो गया ये अब इधर से ऊपर की ओर हो गया। ओके, तो इस केस में जहां ऑब्जर्वर है उसका माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, और जहां वस्तु है उसका म्यू का मान 1 है। तो जब हम लोग स्मॉल h निकालेंगे यानी आभासी ऊंचाई निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, म्यू और h को गुना कर देना है, तो आपको आभासी ऊंचाई पता चल जाएगा। और जब आपको शिफ्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आभासी ऊंचाई में से वास्तविक ऊंचाई को माइनस कर देंगे, तो आपका शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आएगा h टाइम्स म्यू माइनस 1। ओके,
ये सारा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश करिए इनका नोट्स बना लेने की और इसको याद करने की। और कोशिश करिएगा कि कम से कम 1 से 2 बार और इस वीडियो को आप समय मिलने पे देख लेंगे। ओके, अगला अगला है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट कहते हैं किसी भी कांच के ग्लास के स्लैब के द्वारा जब कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ जाती है तो उसके प्रारंभिक पथ और जो उसका जो निर्गत किरण होता है, उन दोनों पथ के बीच का जो लंबवत दूरी होता है, उसको कहते हैं हम लोग पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है यहाँ डायग्राम में समझिए। मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्लास का स्लैब है जिसका अपवर्तनांक है म्यू और इसकी मोटाई है टी। ओके, और कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार और सघन से विरल में जाएगी तो ये फिर से अविलंब से दूर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण आती कैसे, ये ऐसे आती है ना, लेकिन गई कैसे, ऐसे। तो इनके बीच में जो ये लंबवत दूरी है ना, इसी लंबवत दूरी को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये जो लंबवत दूरी है ना, इन दोनों के बीच की जो ये लंबवत दूरी है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल शिफ्ट, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो लिखा हुआ है टी टाइम्स साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर, जहां पे आई कौन सा कोण होता है, ये वाला, और आर जो होता है वो ये वाला होता है। क्या क्लियर है? सो बच्चों, अब हम लोग समतल सतह से अपवर्तन खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग आ गए हैं गोलीय सतह से अपवर्तन की तरफ। तो गोलीय सतह दो प्रकार का होता है, एक अवतल अवतल सतह और उत्तल सतह। ध्यान से देखेंगे, अवतल सतह किसको बोलेंगे और उत्तल किसको बोलेंगे। अवतल सतह उसको बोलेंगे जिसका धंसा हुआ पार्ट रेडर मीडियम की तरफ हो, यानी विरल माध्यम की तरफ। किसके तरफ? विरल माध्यम की तरफ। उस सतह को बोलेंगे अवतल। उत्तल सतह किसको बोलेंगे? जिसका उभरा हुआ हिस्सा वो रेयर की तरफ हो, यानी विरल के तरफ। क्या क्लियर है? विरल के तरफ, तो उसको बोलेंगे उत्तल सतह। इसके डेरिवेशन से हमको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर, जहां पे आर जो होता है इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या। ओके, और यू और भी अभी आपको बता ही दिया हूं, यू का वस्तु से संबंध है और वी का प्रतिबिंब से। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन लोग आ गए हैं, जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऐसी स्थिति जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और एक निश्चित आपतन कोण पे वो प्रकाश की किरण वापस से विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट जाए, तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शॉर्टकट में इसको TIR बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी क्या शर्तें हैं, तो दो शर्त याद रखिएगा। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, और क्रांतिक कोण को हम लोग थीटा सी से सूचित करते हैं। तो सवाल समझ में आना चाहिए हमको कि क्रांतिक कोण क्या हुआ, सर ये कहां से आ गया। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह मान होता है जब अपवर्तन कोण यानी आर का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी ये हमारा आपतन कोण है। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण आपतन कोण है। तो अगर इस किसी आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया ना, ये देखिए अपवर्तित किरण ऐसे जाने लगा, तो 90 डिग्री अगर हो गया ना, और जा किधर से किधर है, सघन से विरल, ये बात ध्यान रखना है। विरल के लिए मैंने म्यू1 माना है और सघन के लिए म्यू2। ओके, यानी कि म्यू2 ज्यादा होगा म्यू1 से, याद रखना है। तो इस जब भी क्रांतिक कोण की बात होगी तो आपतन कोण का वह मान जिसपे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री।
तो इस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है ना, उसी कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उसी कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या क्लियर हो गया? इसको थीटा सी से सूचित करेंगे। आइए, इसका जो व्यंजक होता है ये दो तरह से पूछता है एग्जाम में। पहला व्यंजक जिसमें कोई जनरलाइज टर्म नहीं, कोई स्पेशल टर्म नहीं है, जनरल चीज है। दो सघन माध्यम होगा, एक का वैल्यू म्यू2 होगा, दो माध्यम होगा, एक सघन और एक विरल। एक का वैल्यू होगा म्यू2, एक का वैल्यू होगा म्यू1। दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में हो सकते हैं गिवन हो, और आपको क्रांतिक कोण पूछ दिया जाए, तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, थीटा सी बराबर साइन इनवर्स म्यू1 बाय म्यू2। याद रखिएगा, ऊपर में है विरल माध्यम, नीचे में है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, लेकिन इसी को अगर स्पेशलाइज करना चाहे, अगर हम ये कहें कि विरल माध्यम हवा है, तब म्यू1 1 के बराबर हो जाएगा, और म्यू2 तो हमारा म्यू ही मान के चलते हैं। उस केस में क्रांतिक कोण का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। सो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कभी कभी क्या पूछ देता है कि अगर म्यू का मान बढ़ाया जाए तो क्रांतिक कोण पे क्या असर होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर म्यू बढ़ाओगे तो थीटा सी का मान घट जाएगा। याद रखना है, म्यू का मान घटाओगे तो थीटा सी का मान बढ़ जाएगा, और म्यू का मान बढ़ाओगे तो थीटा सी का मान घट जाएगा। क्या क्लियर है? तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो डायग्राम है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए है। देखिए, जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हुआ, ठीक है, मैंने एक कंडीशन लिया जिसमें मैं ये दिखा रहा हूं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक से ज्यादा है, यानी आपतित किरण किधर से किधर जा रही है? सघन से विरल, लेकिन गई नहीं विरल में, वो वापस से सघन में ही लौट गई। तो इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, ये वाला कोण जितना होगा ना, उतना ही कोण ये भी होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि क्रांतिक कोण है 40 डिग्री, मान लीजिए, तो जैसे ही 41 डिग्री पे जाएंगे या 40 से जरा सा भी ज्यादा जाएंगे तो TIR हो जाएगा। मान लीजिए 41 डिग्री पे अपन गए, तो 41 डिग्री ये वाला कोण होगा, तो ये भी कोण जो होगा वो भी 41 डिग्री ही होगा। ये बात का ध्यान रखना है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये वाला कोण 41 डिग्री होगा तो ये वाला भी कोण 41 डिग्री ही होगा। यानी यहाँ पे अपवर्तन का नियम लग जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ वैल्यू बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ सालों में म्यू और थीटा सी का वैल्यू एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही डाटा लिया है आपके लिए। पहला, पानी का म्यू आप जानते हो ये होता है। क्रांतिक कोण का मान पानी के लिए इतना होता है। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा, देखते जाइएगा, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा थीटा सी का मान कम होता जाएगा। ये देखिए, यहाँ से म्यू बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, इधर देखिए थीटा सी का मान घट गया और घटता चला गया। हीरा के केस में थीटा सी पूछता है, याद रखिएगा। ओके, हीरा का म्यू का भी मान पूछ लेता है, क्राउन ग्लास के लिए पूछ लेता है, फ्लिंट ग्लास के लिए पूछ लेता है ना, और अल्कोहल के लिए और पानी के लिए। तो इन सब को, ये सारे डाटा जो है, इन सब को आप कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। हीरा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हीरा खास करके एक और बात ध्यान रखना है आपको कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, इसमें प्रकाश की ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती, पूरा परावर्तन हो जाता है, कोई हानि नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन में थोड़ी बहुत हानि हो सकती है या होती भी है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में कोई भी हानि नहीं होती, ये बात ध्यान रखना है। अब एग्जाम में दवा के क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि TIR जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, हीरा का जो चमकना होता है ना, वो TIR के कारण होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है। दूसरा, पानी में हवा का जो अगर बुलबुला होता है ना, उसका जो चमकना होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा जो होता है मिराज, यानी मरीचिका जो मरुस्थल में बनता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कोल्ड डेजर्ट, जैसे हॉट डेजर्ट होता है ना, बालू वाले को बोलते हैं, उसी तरह कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं बर्फ वाले को, वहां पे लूमिंग वाला सिचुएशन होता है। मिराज और लूमिंग, ये दोनों जो है, इसमें क्या होता है ना, आपको आभास होता है कि वहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और आपको ऐसा लगता है
कि जो है वहां पे क्या कहते हैं, नदी है या फिर तालाब है, जबकि ऐसा वहां पे नहीं होता है ना। और आपको वो जो दिखाई देता है उसका मेन रीजन है TIR। ओके, अगला है ऑप्टिकल फाइबर, इस बात का भी ध्यान रखना है। जो प्रकाशीय तंतु है ये खूब पूछा जाता है, प्रकाशीय तंतु में कौन सा एप्लीकेशन है, TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला मैं आपको अपवर्तन, अपवर्तन का, प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, कहां कहां प्रकाश का अपवर्तन देखने को आपको मिलता है। पहला, सूर्य जो है, सूरज, उसका सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिख जाना और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखना, ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सूर्य का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय ओवल शेप में दिखना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और तीसरा, तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, होंगे। अगला जो ये है हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में सबसे पहले ऊपर देखिए, ये जो ए देख रहे हो ना, ये प्रिज्म कोन बोलते हैं। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकता है कि इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म का मान 60 डिग्री लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, समबाहु त्रिभुज वाले प्रिज्म के लिए ए का मान, प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री लेना है। ओके, ये आपतन कोण हो गया, ये हमारा निर्गत कोण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये प्रकाश का प्रिज्म का अपवर्तनांक हो गया। और यहाँ डेल्टा देख रहे हो, ये प्रिज्म के लिए विचलन कोण हो गया, जिसका जो आप फॉर्मूला है डेल्टा बराबर में I + E - A देख पा रहे हो। ओके, ये पूरा डेरिवेशन है, आपको मैं रिजल्ट लेकर के आया हूं, आप रिजल्ट देखिए। म्यू बराबर में साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2, ये फॉर्मूला होता है। और अगर प्रिज्म कोण बहुत ही स्मॉल हो, यानी अगर प्रिज्म कोण 3 डिग्री 5 डिग्री इस टाइप का हो, तब विचलन कोण का फॉर्मूला A इंटू में म्यू माइनस का 1, जहां पे A प्रिज्म कोण है और म्यू जो है वो प्रिज्म का अपवर्तनांक है। याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ गए लेंस पे। तो ये चैप्टर काफी बड़ा है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, मुझे इसको आपके लिए तैयार करने में ही काफी समय लगा है और मैं इसको प्रॉपर वे में तैयार किया हूँ। अगर मैं इसको लिख लिख के कराऊंगा तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं आपका समय बचाने के लिए कि आप जल्दी से इसका रिवीजन कर पाओ, फटाफट देख पाओ। और जिस बच्चे को जरा सी भी स्पीड अगर फास्ट लग रही है तो वो थोड़ा सा स्पीड 0.75x पे आप देख सकते हो। ओके, बाकी जिसने पहले से रिवीजन कर रखी है या रिवीजन पर्पज से जो आप देख रहे हो, वो आप मेरे ही स्पीड पे देख सकते हो। जिसको और स्पीड देखना है वो 1.25 पे जा करके इसको देख सकते हो। ओके, अब हम लोग आगे लेंस। लेंस जो है वो 2 टाइप का होता है, उत्तल और अवतल। और उत्तल और अवतल के फर्दर 3 टाइप है, मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप नाम देख सकते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, याद रखना है। और अवतल को बोलते हैं अपसारी लेंस, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ओके, अगला आता है हमारा लेंस निर्माती सूत्र, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला। इसका मान यूज किया जाता है फोकल लेंथ ज्ञात करने में। लेंस का फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी ज्ञात करने में लेंस निर्माती सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर लेंस हवा में रखी हुई हो तो उस केस में जो हमारा फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 1/f बराबर μ-1 गुना 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपका लेंस है तो इस केस में ये वाला जो सतह होगा, ध्यान से देखिएगा, इधर होता है इसका F2, इधर होता है F1। ओके, वस्तु इधर है, तो ये वाला हमारा स्फेरिकल सरफेस S1 है, तो ये हमारा R1 होगा। इस वाले सतह के लिए R1 और इस वाले सतह के लिए स्फेरिकल सरफेस S2 है, तो वक्रता त्रिज्या लेंगे R2। ओके, तो इस तरह से डाटा आपको देखना है। R1 इधर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, R2 इधर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव लीजिएगा। ओके, किसी माध्यम में जब लेंस रखा हुआ हो, मान लीजिए लेंस को किसी द्रव में डुबोया गया हो, उस केस में तो द्रव का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, उस अपवर्तनांक को हम लोग बोलेंगे μm। क्या बोलेंगे? μm। तब उस केस में जो हमारा फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f बराबर
म्यू बाय म्यू एम माइनस का 1 गुना में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अगला ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर लेंस और माध्यम दोनों का अपवर्तनांक एक ही हो, समान हो, उस केस में फोकस दूरी लेंस की कितनी होगी? तो याद रखना है, अनंत हो जाएगी। ओके, क्यों क्यों अनंत होगी? अनंत इसीलिए होगी सर, क्योंकि ये जो म्यू और म्यू एम है, अगर दोनों बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया 0, 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1/f जैसे ही 0 के बराबर होगा तो f हो जाएगा अनंत। ओके, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान से देखिएगा कि जब किसी भी लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं ना, किसी द्रव में डुबोते हैं ना, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है। देखो यहाँ पे फोकस दूरी अनंत हो गया जब आपने म्यू का वैल्यू सेम लिया है ना, तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या होना है? बढ़ना है। ओके, अगला है हमारा पतले लेंस के लिए सूत्र। तो पतला लेंस का जो सूत्र है ना बेटा, ये यूज किया जाता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये ध्यान रखना है, क्या ज्ञात करने के लिए? प्रतिबिंब की स्थिति। और फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f है लेंस की फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी, और u है वस्तु दूरी। क्या क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग लेंस के आवर्धन पे, जिसको हम लोग m से सूचित करते हैं, और वही m बराबर अगेन hi/ho, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, जो कि हमारा होता है v बटा में u के। ओके, चलिए m अगर धनात्मक होगा तो फिर से आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, m अगर ऋणात्मक होगा तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। m के रिगार्डिंग दो और फॉर्मूला है लेंस में, ध्यान से देख लीजिएगा। इन फॉर्मूला का यूज करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। m बराबर f बाय एफ प्लस यू और m बराबर f माइनस v बाय एफ। ये तब यूज करेंगे जब आपको m, f और u तीन डाटा में से कोई दो डाटा अवेलेबल हो, तीसरा निकालना हो। ओके, चलिए अब बढ़ते हुए हम लोग लगभग अंतिम की कगार पे पहुंच रहे हैं, लास्ट पे पहुंच रहे हैं। तो अगला जो है हमारा वो क्या है? लेंस की क्षमता। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इससे सवाल आता है एग्जाम में। इसको P से सूचित करते हैं बेटा, और P बराबर होता है 1 में F। F यानी लेंस की फोकस दूरी। जब 1/f लिखोगे तब आप ध्यान रखना F को आप मीटर में लिखोगे, और जब आप कुछ F सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तब 100/f लिख करके आपको पावर निकालना है। ओके, आपको पता है कि उत्तल लेंस में F पॉजिटिव होता था, तो पावर भी उत्तल लेंस का पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस में F नेगेटिव होता था, तो पावर भी अवतल लेंस का नेगेटिव होगा। जब इसके एसआई मात्रक की बात होगी तो वो होगा मीटर-1 या डायोप्टर। अब मान लो कोई उत्तल लेंस है और उसका फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और पूछ दिया पावर कितना होगा, तो सेंटीमीटर में दिया है तो आप 100/20 यूज करिएगा, 5 बार में कटेगा, यानी 5 डायोप्टर। चूंकि उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर आपको मान लीजिए अवतल लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकस दूरी दी हुई है मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, तो आपको पता है अवतल लेंस के लिए एफ नेगेटिव होगा, तब पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100/-25, काटेंगे 4 बार में, यानी पावर हो जाएगा -4d। क्या क्लियर है? अगर मान लीजिए पावर दे रखा है 10d और पूछ दिया कि बताओ फोकल लेंथ क्या होगा और लेंस कौन सी है, तो चूंकि पावर पॉजिटिव दिया हुआ है तो लेंस उत्तल हो जाएगा, और जब हमको फोकल लेंथ निकालना होगा तो पावर बराबर लिखेंगे 100/f। इस केस में आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो पावर की जगह 10 लिखेंगे, और 10 बराबर 100/f, 10 कट जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव में होगा। ओके, अगला है लेंसों का संयोजन, यानी दो लेंस है उसको हम लोग एक साथ चिपका करके सटा के रखे हुए हैं। उस केस में जो समतुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होगा लेंस का 1/f इक्विवेलेंट, वो बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो P इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 प्लस P2 के। यहाँ आप ध्यान रखना, अगर उत्तल और अवतल को संपर्क में रखा जाएगा तो अवतल के लिए फोकस दूरी नेगेटिव लेना और उत्तल के लिए पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग लेंस का संयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ कुछ दूरी पे हैं, चिपके हुए नहीं है, और जब दूरी पे रहेंगे तब समतुल्य फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होगा लेंस के लिए वो हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1
प्लस 1/f2 माइनस डी बाय f1 इंटू f2। क्या क्लियर है? और इसको जब पावर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। क्या क्लियर है? यहाँ आके लेंस खत्म हो गया। अब हम लोग विक्षेपण की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए चलना पड़ेगा हम लोगों को कॉची इक्वेशन, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉची इक्वेशन क्या होता है? कॉची समीकरण, इसने ना प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए उसके अपवर्तनांक और उसके तरंगदैर्घ्य के बीच एक रिलेशन स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था। और उन्होंने इस फॉर्म में, इस मैथमेटिकल फॉर्म में उस रिलेशन को प्रदर्शित किया था, दिखाया था, जो कि था म्यू बराबर ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। और इसके बाद आगे भी हायर ऑर्डर टर्म थे, जिसको नेग्लेक्ट करने के बाद मैंने लोअर ऑर्डर टर्म को लिखा है यहाँ पे। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो म्यू है वो हमारा लेमडा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा अगर ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा। जो हमारा व्हाइट लाइट होता है वो 7 रंगों का बना होता है, जिसको हम लोग विवग्योर बोलते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इसमें जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य यानी लेमडा का मान ज्यादा होगा, बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, और आवृत्ति जो होगी वो घटती चली जाएगी। लेकिन जब राइट से लेफ्ट जाएंगे, इधर से इधर, तो लेमडा घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम होगा, इस रिलेशन से। ओके ना? तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका है? तो रेड कलर का है, तो उसका म्यू कम होगा। यानी म्यू जो है वो रेड कलर का कम होगा। किससे? वायलेट कलर से। यानी इधर बायां सबसे लेफ्ट और सबसे राइट की तुलना कर रहे हैं अपन। ओके, उस प्रकार से, चूंकि हम लोग तो पहले ही जान गए हैं कि रेड का लेमडा ज्यादा होता है, और किससे? वायलेट से। और विवग्योर का जो रेंज होता है तरंगदैर्घ्य का, वो होता है 3600 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। अगर इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 360 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। क्या क्लियर है? तो इधर से इधर जब जाएंगे तो ये हो गया, इधर वायलेट हो गया और इधर रेड हो गया। ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो रेड की तरफ जाएंगे तो लेमडा ज्यादा होगा, और वायलेट की तरफ जाएंगे तो लेमडा घटता जाएगा, यानी लेमडा कम होगा। तो वायलेट का लेमडा कम किसकी तुलना में? रेड की तुलना में। ओके, तो इस हिसाब से म्यू ज्यादा हो जाएगा वायलेट का, किसकी तुलना में? रेड की तुलना में। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना है अपने लोग को कि वायलेट कलर का जो डेविएशन होगा ना, विचलन जो होगा, वो भी ज्यादा होता है किसकी तुलना में? रेड कलर की तुलना में। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, वायलेट कलर जो है इसका जो विचलन हुआ है ये ज्यादा हुआ है ना? ज्यादा हुआ है। और रेड कलर का विचलन कम हुआ है। विचलन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाना, डेविएट हो जाना। ओके, तो ये रेड का कम है और वायलेट का ज्यादा है, बैगनी का ज्यादा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ तुलना कर रखा है रेड कलर और वायलेट कलर में। हो सकता है एग्जाम में इस तरह के सवाल हो। रेड कलर के लिए लेमडा ज्यादा होता है, तो वायलेट में लेमडा कम। लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। रेड का फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। रेड में म्यू कम होता है, अपवर्तनांक रेड का कम होता है, तो वायलेट का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। रेड कलर का स्पीड जो होता है वो अधिक होता है, तो वायलेट का जो स्पीड होता है वो कम होता है। रेड कलर का जो विचलन कोण होता है वो कम होता है, अभी मैंने दिखाया आपको, और वायलेट कलर का विचलन कोण ज्यादा होता है। रेड कलर में जो अपवर्तन कोण होता है वो ज्यादा होता है, और वायलेट कलर में अपवर्तन कोण कम होता है। ओके, बैगनी रंग जो है वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा झुकता है जब प्रकाश की किरण विरल से सघन के माध्यम में जाती है। ये बात ध्यान रखना है। मतलब ऐसा देखो, मान लीजिए कि ये है रेयरर और ये है डेंसर, और लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे, और ये रहा आपका क्या? नॉर्मल। ओके ना? और ये रहा डेंसर में, ये मान लीजिए कांच है जिसका अपवर्तनांक है म्यू, तो ये नॉर्मल हो गया।
तो ये यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा और अलग अलग कलर अलग तरफ हो जाएगा, यानी रेड ऊपर सबसे ऊपर रहेगा और वायलेट सबसे नीचे। वायलेट जो है वो वायलेट जो है वो किसकी तरफ झुक गया, नॉर्मल की तरफ, और रेड जो है वो नॉर्मल से दूर है। ओके ना, झुका दोनों है नॉर्मल की तरफ, लेकिन रेड फिर भी नॉर्मल से दूर है और वायलेट जो है वो नॉर्मल के करीब है, नजदीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण वायलेट का कम होगा, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये वाला कोण रेड कलर का ज्यादा होगा, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। और यही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि लाल में अपवर्तन कोण ज्यादा होगा और बैगनी में अपवर्तन कोण कम होगा। तो जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, कांच में प्रवेश करती है, तो इसके जब कलर अलग अलग होते हैं, लाल और मतलब विबग्योर बनते हैं, तो जो सबसे ज्यादा मुड़ता है नॉर्मल की तरफ वो मुड़ता है वायलेट यानी बैगनी, और जो सबसे कम मुड़ता है वो मुड़ता है रेड। अगला आइए कोणीय विक्षेपण। जब अपन आते हैं कोणीय विक्षेपण यानी जिसको हम लोग थीटा सूचित करते हैं, तो ये बेसिकली जब रेड कलर और वायलेट कलर हमारा प्रिज्म से निकलने के बाद बना है, उनके बीच का जो फैलाव है वही फैलाव होता है हमारा कोणीय विक्षेपण। यानी परिभाषा अगर देना है तो अपन ये कह सकते हैं कि बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण, इनके अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो थीटा बराबर होता है डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, जिसको हम लोग लिखते हैं a टाइम्स म्यू v माइनस म्यू आर। क्या क्लियर है, a टाइम्स म्यू v माइनस म्यू आर। ओके, अगला जो है विक्षेपण क्षमता, इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऊपर में कोणीय विक्षेपण अपॉन में माध्य विचलन कोण, और माध्य विचलन के लिए जो हम लोग कलर लेते हैं वो येलो कलर यानी पीला रंग लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे थीटा बटा में डेल्टा वाई, और थीटा बटा डेल्टा वाई जब करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन के आएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस का 1। ओमेगा जो होता है वो मात्रकहीन होता है और विमाहीन होता है, याद रखना है। ओमेगा का मान प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ये उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, ये प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता, प्रिज्म के आकार पर निर्भर नहीं करता। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग मानव नेत्र की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अपन 10 क्लास 10th में पढ़े होंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी उसको डी से सूचित करते हैं। जो मानव नेत्र देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है, जो सबसे दूर देख सकते हो आप, वो अनंत। तो रेंज जो हो गया हमारे विजन का, दृष्टि का, तो वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हो गया। ओके, अगला जो है हमारा ये है दृष्टि दोष। ये भी क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, क्लास 10th में आप देखे होंगे। तो दृष्टि दोष में मैं इंपॉर्टेंट वाला टर्म लिया हूं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ये ऐसा दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु को तो आप साफ देख लेते हो, लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते। ओके, ये किसके कारण होता है ये जरा जान लेते हैं। तो ये होता है बाबू, ये नेत्र गोलक जो होता है ना हमारा आई बॉल, उसका आकार अगर बढ़ जाए, उसका साइज अगर बढ़ जाए तो उसके कारण। दूसरा, हमारा अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाए, तो जब मोटा होगा नेत्र लेंस तो फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिसके कारण पावर जो होगा लेंस का बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये होगा कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देगा प्रतिबिंब। तो निवारण कैसे करेंगे, तो निवारण करने के लिए हम लोग अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या क्लियर है। अगला है दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु ही साफ साफ दिखाई नहीं देती। ये दोष हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसका मेन रीजन क्या है, वो रीजन समझिए। रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, ओके, और नेत्र लेंस का पतला हो जाना। जब पतला होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा। पावर घट जाएगा तो कन्वर्जिंग पावर अगर घट गया तो जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाकर के बनेगा, जिसके कारण इमेज ब्लर दिखाई देगा। ओके, तो निवारण करने के लिए हम लोग जो है अभिसारी लेंस
यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और अगला है एस्टिग्मेटिज्म। ये ऐसा है यानी जिसको अति बिंदुकता कहते हैं। ये ऐसा दोष है जिसमें परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर पोजीशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको सही से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह के जो दोष होता है, दृष्टि दोष, उसको कहते हैं अति बिंदुकता। ओके, और इसको निवारण करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, मतलब हम लोग लास्ट की तरफ हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट चल रहा है अब। आवर्धन क्षमता, तो ऑब्वियस सी बात है, आवर्धन क्षमता को स्मॉल एम या कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एम या कैपिटल एम से। ओके, जो क्या होता है, प्रतिबिंब का कोणीय आवर्धन। ओके, प्रतिबिंब का कोणीय आवर्धन बटा में वस्तु का कोणीय आवर्धन, थीटा आई बाय थीटा ओ। जब सरल सूक्ष्मदर्शी होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें एक ही उत्तल लेंस होता है और उसका जो आवर्धन क्षमता होता है ना, वो d बटा एफ से लेकर के 1 प्लस डी बटा एफ तक होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से आप छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हो। कौन उपयोग करता है, तो इसका उपयोग घड़ी ठीक करने वाला करता है, ज्वेलरी में जो ज्वेलरी बनाता है, आभूषण का काम जहाँ होता है वहां पे यूज किया जाता है। और इस तरह से आप सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हो, और भी कई सारे यूज होंगे। ओके, इसका जो एम का मान होता है वो 10 से कम होता है, 10 तक मैक्सिमम हो सकता है। ओके, अगला जो है हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम लोग दो लेंस, उत्तल लेंस यूज करते हैं। एक को बोलते हैं अभिदृश्यक, दूसरे को बोलते हैं अभिनेत्र। अभिदृश्यक लेंस वस्तु की तरफ होता है, अभिनेत्र लेंस आईपीस जो होता है वो ऑब्जर्वर की तरफ होता है। अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी को एफओ बोलते हैं, अभिनेत्र के फोकस दूरी को एफई बोलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट इस प्रकार करते हैं कि अभिनेत्र की फोकस दूरी ज्यादा होती है किससे, अभिदृश्यक के फोकस दूरी से। ये बात का ध्यान रखना है। ओके, जो दोनों लेंस होता है उन दोनों लेंस के बीच की दूरी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहा जाता है, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, जो कि वी नॉट प्लस एक्स के बराबर होता है। जहां पे जो वी नॉट है ना, वो यूओ एफ ओ बाय यूओ माइनस एफ ओ के बराबर होता है। और ये वीओ क्या है पता है, ये वीओ है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी। कहां से, अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप प्रतिबिंब दूरी वीओ निकाल सकते हो। जब आप मैग्नीफाइंग पावर निकालने जाओगे ना, तो एम आएगा आपका माइनस वी ओ बाई यू ओ गुना डी बाई एक्स। अब सारा खेल एक्स का है, तो जब एक्स के लिए जाओगे तो एक्स के लिए दो केस आएंगे। पहला केस रिलैक्स आई। रिलैक्स आई कहने का मतलब जब आप प्रतिबिंब अनंत दूरी पे देखना चाह रहे हो, तब एक्स का मान जो है वो किसके बराबर होगा, एफ ही। और एक्स का संबंध यहाँ अभिनेत्र से वस्तु की दूरी का है। और ये कौन सी वस्तु है, ये वो वस्तु है जो अभिदृश्यक का प्रतिबिंब है, यानी इंटरमीडिएट इमेज की बात हो रही है। तब x के जगह एफ ही रखोगे तो ये हमारा m का फॉर्मूला हो जाएगा, और l का फॉर्मूला vo प्लस एक्स के जगह आप एफ ही रख दोगे तो l का फॉर्मूला यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी। इसी में जब अपन दूसरा केस चलेंगे फॉर स्ट्रेंड आई तब होगा जब आप नियर पॉइंट पे यानी डी पे आप प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, किसके द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। उस केस में आप x निकालेंगे किसकी सहायता से, तो x निकालेंगे आई पीस के लिए आप पतले लेंस का सूत्र लगा करके x निकालेंगे, और उस x की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे स्मॉल m में, इस फॉर्मूला के जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे जब आप पुट करेंगे तब स्मॉल m का फॉर्मूला जो है वो आपको ये बन के आएगा माइनस वी ओ बाई यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। और उसी तरह से लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला L बराबर वी ओ प्लस एक्स, एक्स के जगह रखेंगे एफ ई इंटू डी बटा में एफ ई प्लस डी, और वी ओ के जगह ये वाला वैल्यू लिखेंगे यूओ एफ ओ बाई यूओ माइनस एफ ओ। क्या क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये वाला पोर्शन जो है काफी फॉर्मुलेटिव है, इसलिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा इन चीजों का। और एक दो बार वीडियो देख लेना, जरूर देख लेना, है ना, कभी भी देख सकते हो। अभी आपका जो समय है ना वो बिल्कुल भी रील वगैरह देखने का नहीं है, 1-1.5 महीना का समय बचा हुआ है, तो प्लीज आप अपने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर लो। ओके,
इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी। नाम ही है दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखना, और खगोलीय यानी खगोलीय पिंडों को, यानी सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनको देखना है, तारे हैं उनको देखना है, उनके लिए इनका उपयोग करते हैं। इसमें भी दो लेंस है, अभिदृश्यक और अभिनेत्र, लेकिन फर्क ये हो गया इस बार अभिदृश्यक लेंस जो है उसकी फोकस दूरी ज्यादा है किसकी तुलना में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की तुलना में। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं ताकि स्पष्ट प्रतिबिंब हम देख सकें। ओके, खगोलीय पिंड को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। यहाँ भी एल बराबर होता है FO प्लस एक्स, वहां VO प्लस एक्स, यहाँ FO प्लस एक्स। अब अगर हम लोग रिलैक्स आई की अगर बात करेंगे तो रिलैक्स आई के केस में m बराबर फॉर्मूला होगा -FO/FE, L बराबर होगा FO प्लस FE। ओके, और जब स्ट्रेन्ड आई के लिए जाएंगे यानी न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब चाहेंगे तब m बराबर ये होगा -FO/FE 1 प्लस FE/D, और L बराबर ये होगा FO प्लस FE इंटू D बाय FE प्लस D। ओके, अब जो ये हमारा जो है ये अभी जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ये बिल्कुल लास्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। इस तरह का मैं बीच बीच में चीजें रखा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और इन वीडियो को आप एक बार और देख लेना। ओके, जब अपन बात मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब अगर आपको सीखना है ना तो बस इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सीखना होगा, तो उसके लिए मैं जो क्लास में टेस्ट लूंगा ना उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालूंगा, उसका मैं यहाँ डिस्कशन करा दूंगा, तो उससे आपको फिर वहां पे भी हेल्प मिल जाएगी। तो मैं आपको अभी इधर लगातार बहुत सारे वीडियो से मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, अब बस बने रहिए यहाँ पे। तो इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष रेनबो जिसको बोलते हैं, ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी, यानी द्वितीयक, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। ओके, प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर होता है तो वायलेट कलर नीचे होगा, सेकेंडरी में ये उल्टा हो जाता है, यानी रेड नीचे और वायलेट ऊपर। ओके, ध्यान रखना। इंद्रधनुष जो बनता है उसका बनने का 3 कारण होता है, पहला प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा वर्ण विक्षेपण। फाइनली वर्ण विक्षेपण होकर के जो होता है प्रकाश जो है वो 7 रंगों में बट जाती है, जिसके कारण आपको 7 कलर दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब सूर्य उदय का समय होगा यानी सुबह का समय होगा तब आपको इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, और जब सूर्यास्त का समय होगा तब इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देगा, और दोपहर में इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है, क्योंकि इसको बनने के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होना जरूरी है। और कहाँ होता है, तो वायुमंडल में मौजूद जो वायु में मौजूद जो हमारे वाष्पीकृत कण होते हैं ना, जो मतलब लिक्विड पार्टिकल ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, या फिर बादल में जो लिक्विड वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वाटर के ड्रॉपलेट्स, वहां वो बनाता है इंद्रधनुष। ओके, आप इंद्रधनुष का आधा हिस्सा ही देख पाते हो, ये बात भी नोट करिए, वो पूरा गोल होता है, आपको पृथ्वी पर से कभी भी पूरा गोल दिखाई नहीं देगा, जहां से भी आप देख पा रहे हो वहां से आपको पूरा गोल नहीं दिखाई देगा, आधा दिखाई देता है आपको, आधे चांद की तरह। क्या क्लियर है? और इसमें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ, ये जो हमारा इंद्रधनुष है ना, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना बहुत जरूरी है, और ये दोपहर के समय में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण से आपतन कोण ज्यादा ही नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तो ये घटना घटेगी ही नहीं। इसलिए इंद्रधनुष जो है वो जो है सुबह में और शाम में ही बनता है, दोपहर के टाइम में नहीं बनता है। अगला जो है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, खूब आते हैं सवाल बेटा इसके ऊपर, प्रकाश के प्रकीर्णन से, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और यहाँ पे एक रेले का इक्वेशन होता है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है ना वो व्युत्क्रमानुपाती होती है लेमडा के पावर 4 के, लेमडा होता है तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उसके पावर 4 के। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये सवाल पूछा गया है। लाल रंग जो होता है ना वो सबसे कम स्कैटर होता है, ध्यान रखना है। नीला रंग सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, और इसी के कारण आकाश जो है हमको नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अधिक लाल दिखना इसीलिए है क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो लाल रंग होता है सूर्य का, वो स्कैटर कम होने की वजह से ज्यादा लाल दिखाई देता है। ओके,
और खतरे के लिए हम लोग लाल रंग ही क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि लाल रंग स्कैटर कम होता है। उसी तरह सिग्नल में भी रेड कलर यूज करते हैं क्योंकि लाल रंग स्कैटर कम होता है, और फॉग में भी ये दिखाई दे देता है काफी दूर से। क्या क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको सभी जो है प्रकाशीय घटनाओं से संबंधित, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, प्रकाश का प्रकीर्णन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, है ना, इन सभी पे क्या क्या घटनाएं होती हैं वो सब मैं बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और चूंकि मैं फालतू की मजाक नहीं करता पढ़ाने के टाइम पे, तो मैं एकदम आपका समय का भी ध्यान रखता हूँ। और चूंकि आप लाइव क्लास से जुड़े हैं, अभी लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ कम्युनिकेट किसी से कर नहीं सकता, तो बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ थोड़ा इंटरनेट का इशू है, जिस वजह से मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने का तो कोशिश किया, लेकिन वो हो नहीं पाया। और जो आवाज़ है वो और जो इमेज है वो, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। इस वजह से आपको समझने में दिक्कत हो जाती, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर पा रहा। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लगा होगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अमन्स फिजिक्स को, तो सब्सक्राइब करिएगा। अमन्स फिजिक्स पूर्णिया ये ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पूर्णिया में रंगभूमि मैदान पे है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहे या आपका कोई जूनियर, तो आप उनको भेज सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। बाकी मैं अपना समय निकाल करके, चूंकि आपका ये एग्जाम टाइम है मैं भी जानता हूँ, तो मैं आपके लिए बहुत सारी तरह की कोशिश करूँगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। ओके बच्चों, तो मिलेंगे। मैं दूसरा चीज़ तैयार करूँगा आपके लिए। ये कंप्लीट मैं रे ऑप्टिक्स तैयार कर दिया, इसमें रे ऑप्टिक्स के इससे बाहर अब कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप अपने बुक का लगाओगे, तो काफी हद तक लगभग सवाल को आप कर पाओगे। कॉन्सेप्चुअली मैंने सारी चीज़ों को कवर किया, और जितने भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसके लिए भी मैं कुछ जरूर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं अगले वीडियो में उसके लिए चीज़ों को लेकर के आऊँगा। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और जैसा कि मैं पिछले 3 साल से ऑब्जर्व किया हूँ कि टोटल आपके पेपर में जो 70 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें लगभग 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के ही होते हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर अगर आपने बहुत बढ़िया से कर लिया ना, तो 50% मार्क्स तो आप यहीं से स्कोर कर लोगे, और आपका एग्जामिनेशन स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए और अपना प्यारा मन फिजिक्स को देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।